हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं वासु शर्मा स्टडी कोप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके समक्ष क्विज संख्या 21 लेकर। 20 क्विज अपन पहले कर चुके हैं, जिसमें अपन ने ढेर सारे सवाल और डिटेल है काफ़ी अच्छी तरीके से समझी है, जानी है। आज अपनी क्विज रहेगी 21 नंबर की क्विज रहेगी और इस क्विज में हम बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से डिटेल्स वगैरह जानने वाले हैं। और मैंने एक थोड़ा सा कुछ सोचा है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें भरपूर डिटेल आपको बताई जाए, है ना। वैसे तो अपन भरपूर जान रहे हैं उसके डिटेल्स, मतलब जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है उनको जान रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि यदि कोई क्वेश्चन आए तो फिर मतलब उसकी काफ़ी अच्छी डिटेल्स आपको बताई जाए, है ना। ताकि क्या है कि बार बार यदि रिपीट करते हैं किसी चीज़ को तो वो याद हो जाती है। और ये मेरा पहले ही कहा हुआ है आपको कि क्विज अपनी टोटल मैंने टारगेट है, हमारा टारगेट है कि आपको टोटल 100 क्विज दें, जिसमें टॉप 5,000 से ज़्यादा आपके पास क्वेश्चंस हो और वो क्वेश्चंस इस प्रकार से हो, वो डिटेल्स इस प्रकार से हो कि एग्जाम में यदि आप इन 100 क्विज के क्वेश्चन और डिटेल्स को अच्छी तरीके से नोटबुक में नोट करके अच्छे से याद करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अपनी एग्जाम में यूं के यूं मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिटेल्स और क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से सीखें और इनको लिखें और इनको याद करें ताकि एग्जाम में आपके अच्छा फ़ायदा हो। और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में आपको ख़तरनाक वाली स्टडी कर लेनी है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि लॉकडाउन में अपना जो सिलेबस है उसको पूरा क्लियर कर लीजिए। फिर जब कोचिंग्स खुलेगी तो कोचिंग्स में आपका सिलेबस होगा। तो मेरा ये मानना है कि इस लॉकडाउन में यदि आप अधिकतर समय पढ़ाई में देते हो, आप इस लॉकडाउन में 24 घंटे में से 10 से 15 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। जबकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब कोचिंग स्टार्ट होती है या कोचिंग चल रही थी तब आप इतना समय मुश्किल से दे पाते थे अपनी सेल्फ स्टडी को। तो अभी सेल्फ के लिए पढ़ना काफ़ी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो चलिए आज की क्विज शुरू करते हैं। क्विज संख्या 21। आज का जो पहला सवाल होगा, पहला सवाल ये है कि राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल है राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। ऑप्शन बड़े अच्छे तरीके से सेट किए गए हैं। 1070 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर अथवा 869 किलोमीटर। तो ये चार ऑप्शन आपके समक्ष है। मैप लेके आया हूँ आपको समझाने के लिए ताकि इसकी डिटेल्स में आपको अच्छे से समझा सकूं। तो देखिए सवाल है, ये है राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा 4850। कितना होगा राजस्थान की। अब कुछ भाई लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे कर दिया है, किसी ने तो 1070 किया होगा, 1070 गलत हो जाएगा। किसी ने कंफ्यूज होकर 5920 किया है ना, तो ये भी गलत है। 4850 किलोमीटर सही है। कुछ के ये हो गया कि ये क्या हो गया, हमने तो 5920 कर दिया। तो देखिए ये इसलिए हो गया कि राजस्थान की मैप में समझाता हूँ चलिए आपको। ये राजस्थान का मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान जो है इसकी कुल सीमा का मतलब क्या है, यहाँ गंगानगर से जब अपन स्टार्ट होते हैं बाउंड्री पे चलते चलते और इधर से यदि अपन ऐसे आते आते पूरे मतलब यहाँ वापस इसी बिंदु पर आए तो ये सीमा कितनी हुई, 5920 किलोमीटर हुई। कितनी हुई, 5920 किलोमीटर हुई। अच्छा ठीक, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये कौन सी सीमा बनाते हैं, ये बनाते हैं भाई अंतर्राष्ट्रीय। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। कुछ स्टूडेंट ने यदि इसे अंतर्राज्यीय की जगह अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लिया है तो उन्होंने 1070 कर दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जो अपन को ज़्यादा आता है वही अपन ज़्यादा गलत कर देते हैं, है ना। ये जो सीमा है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 1070 किलोमीटर की है। और ये क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ। और ये जो मैंने बताया कि गंगानगर से चलकर आप यदि वापस इधर से घूमकर गंगानगर वाले पॉइंट पे ही वापस आ जाते हैं तो ये राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। कुल स्थलीय सीमा में ये मायने नहीं रखता कि वो अंतर्राष्ट्रीय है या अंतर्राज्यीय है, बल्कि कुल का मतलब टोटल, है ना, यहाँ से लेकर वापस यहाँ तक ही आना घूमकर। तो ये है 5920, ये हो गई 1070 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स यदि इसको यहाँ से अपन चलें और यहाँ ये अंतर्राज्यीय का मतलब है, ये जो मैं लाइन डाल रहा हूँ
यहाँ तक यदि अपन बाड़मेर के इस कोने तक आए, ठीक है, तो यहाँ तक की सीमा क्या है, ये है 4850 किलोमीटर, क्योंकि इसमें से 1070 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये लाइन मैंने डाली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आते हैं तो ये है अंतर्राज्यीय सीमा, और ये बाकी बच गई कौन सी, अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070। तो यदि आपको पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है तो 1070 बताओगे, अंतर्राज्यीय पूछे तो 4850 किलोमीटर बताओगे, और यदि आपको पूछ ले कि टोटल स्थलीय सीमा कितनी है राजस्थान की तो आप बताओगे 5920 किलोमीटर। ठीक है, अब वो डिस्कस अपन पहले कर चुके हैं कि पाकिस्तान की ओर से अपने राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, तो जिले पूछे तो आप बताओगे 9, लेकिन यदि प्रांत पूछ ले, और यदि एक सवाल मैंने ऐसा दिया था पहले की क्विज में कि कितने प्रांत सीमा बनाते हैं, और ऑप्शन में पहला ऑप्शन 9 दिया तो कई लोगों ने 9 को सही कर दिया, जबकि ये क्या था, गलत था। प्रांत कितने हैं, 2 प्रांत है, एक तो सिंध प्रांत है और एक है पंजाब प्रांत। प्रांत का मतलब भाई राज्य ही होता है, क्या होता है, राज्य ही होता है। तो पाकिस्तान के 2 प्रांत सिंध और पंजाब प्रांत, कुल मिलाकर 9 जिले पाकिस्तान के लगते हैं, और प्रांत पूछे तो कितने लगते हैं, 2 प्रांत लगते हैं। अच्छा ठीक, यहाँ अपन यदि थोड़ी सी बात कर लें किसके बारे में, अपनी अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में, तो देखिए अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में आपको बताते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा में देखो ये उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में कौन सा राज्य लगता है, पंजाब राज्य लगता है। कौन सा राज्य लगता है, पंजाब राज्य लगता है उत्तर दिशा में। ठीक है, अब चलिए पंजाब उत्तर दिशा में लग गया। यहाँ जो उत्तर पूर्व दिशा आएगी, उत्तर पूर्व में कौन लगेगा, हरियाणा। कौन लगेगा, हरियाणा लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ उत्तर पूर्व में लग गया कौन, हरियाणा लग गया भाई, है ना। ठीक है, अब देखो पंजाब और हरियाणा के बारे में आपको कुछ बता दें तो देखिए सबसे पहले जानते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब की सीमा कितनी लगती है, 89 किलोमीटर लगती है। कितनी, 89 किलोमीटर। इससे भी काफ़ी अच्छा सवाल बन गया। क्या सवाल बन गया कि जो अंतर्राज्यीय सीमा है, जैसे अपने राजस्थान के 5 जिले लगते हैं, 5 राज्य लगते हैं, कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो आपके समक्ष ये सवाल बन चुका है कि राजस्थान से लगने वाले अन्य राज्यों में कौन सा राज्य सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे कम सीमा बनाता है अपने राजस्थान के साथ, तो वो कौन सा हो गया, पंजाब। क्यों, कितनी रेखा बनाता है ये सीमा बनाता है 89 किलोमीटर की, मात्र 89 किलोमीटर। पंजाब के 2 जिले लगते हैं, कौन कौन से, एक तो है भाई फजिल्का, एक तो है फजिल्का, और दूसरा मुक्तसर, दूसरा है मुक्तसर। इसको याद करने का तरीका है FM। क्या है, FM, फजील्का और मुक्तसर। अपने राजस्थान के कौन कौन से जिले हो गए, तो देखिए एक तो गंगानगर हो गया और एक हनुमानगढ़ हो गया। ठीक है, मतलब गंगा जो है ये हनु को लेकर पंजाब जाता है क्या सुनने, पंजाब जाती है क्या सुनने, FM रेडियो सुनने जाती है। यहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ता, इसलिए पंजाब जाती है गंगा हनु को साथ लेकर, हनु को साथ लेकर, क्योंकि डर लगता है ना, तो हनु का नाम लेकर, ऐसे कर लो, गंगा हनु का नाम लेकर FM सुनने पंजाब जाती है। ठीक, ये 2 जिले हो गए, फजिल्का और मुक्तसर किसके, पंजाब के, गंगानगर और हनुमानगढ़ किसके, अपने राजस्थान के। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि इस गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा बनाता है पाकिस्तान के साथ, तो देखो गंगा तो है साधारण मनुष्य और हनुमान न जानो ही हो बालाजी। ठीक है, तो बड़ा कौन होगा भाई, गंगा साधारण महिला है वो बड़ी होगी या हनुमान जी बालाजी बड़े होंगे, ऑफकोर्स मतलब बालाजी बड़े होंगे। बालाजी बड़े होंगे तो बालाजी मतलब हनुमानगढ़ हाईएस्ट सीमा लगाएगा और गंगानगर लोवेस्ट लगाएगा। मतलब बड़ी सीमा किसकी, हनुमानगढ़ की, और सबसे कम सीमा किसकी, इन दोनों में गंगानगर की। तो ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे यदि मैं बात करूं तो आगे हम बताएंगे आपको किसके लिए, हरियाणा के लिए। तो देखिए हरियाणा जो है ये राजस्थान से कितनी सीमा बनाता है, हरियाणा की सीमा लगती है भाई 1262 किलोमीटर। कितनी लगी है, 1262 किलोमीटर हरियाणा की सीमा लगी है। ठीक, अब 1262 किलोमीटर में देखिए अपने राजस्थान के कौन कौन से ज़िले लगते हैं, तो देखो हनुमानगढ़ लगता है, चूरू लगता है, झुंझुनू लगता है। ये देखिए यहाँ बीच में किसका लग रहा है, सीकर का बॉर्डर लग रहा है, फिर ये थोड़ा सा जयपुर का लग रहा है, फिर अलवर लग रहा है, फिर कौन सा लग रहा है, भरतपुर लग रहा है। कितने हुए, 7 जिले हो गए। तो देखिए ये लगते हैं हरियाणा के। ठीक है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर,
ये लग गए हरियाणा के। भाई कितने लग गए? 7 जिले लग गए हैं भरतपुर तक, हनुमान से लेकर भरतपुर तक। अब कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो हनुमान, रामायण के पात्र हनुमान, बालाजी है ना, बालाजी को तीर किसने मारी थी जब वो संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे, वो पर्वत लेकर आ रहे थे, तो किसने मारी थी? भरत ने मारी थी ना। तो हनुमान से लेकर भरत तक, है ना, हनुमान से लेकर भरत तक, ये किसके हो गए? हनुमान से भरत तक, तो ये जोड़ लिया जाएंगे, है ना, ये 7 जिले हनुमान से भरत तक हरियाणा के लग गए। ठीक है, अब इनमें सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगाती है? तो भाई मुझे एक बात बता दीजिए, यहाँ तो आपने गंगा और साधारण मनुष्य और भगवान में कंपेयर कर लिया, यहाँ हनुमान है और यहाँ भरत है, हनुमान और भरत। अब मुझे ये बताइए कि हनुमान और भरत में से पर्वत उठाने की शक्ति सबसे ज़्यादा किस में? भाई हनुमान जी में। मतलब यहाँ भी हनुमान जी ज़्यादा, तो हनुमान जी यहाँ बड़े हो गए, और भरत, भरत जो राम जी के क्या थे? छोटे भाई, तो छोटे भाई थे इसलिए लोवेस्ट सीमा रखेंगे, सबसे कम सीमा रखेंगे। और हनुमान जी जिन्होंने पर्वत तक उठा लिया था, संजीवनी लेकर आए थे, वो यहाँ फिर से क्या होंगे? हनुमान बड़े होंगे। तो देखिए पंजाब के साथ भी हनुमानगढ़ की सीमा सर्वाधिक, अपने हरियाणा के साथ भी हनुमानगढ़ की सीमा सर्वाधिक, वहाँ सबसे कम गंगानगर, यहाँ सबसे कम भरतपुर की। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलत बोल गया, मिस्टेक। अरे ये बताना चाह रहा था कि हनुमान से लेकर भरत तक ही लगती है ना। सबसे कम सीमा किसकी लगती है भाई? जयपुर की लगती है ना। किसकी लगती है सबसे कम? सबसे कम जयपुर की लगती है भाई। देखो छोटा सा, थोड़ा सा निकल रहा है यहाँ से देखिए, मैं एक बार काट देता हूँ इसको, क्लियर करता हूँ। ये देखिए जयपुर जो है ये छोटा सा हिस्सा निकल रहा है ना, दिमाग डाइवर्ट हो गया अभी फ्लो में। तो देखिए ये जयपुर है ना, तो ये जयपुर की सीमा सबसे लोवेस्ट और हनुमानगढ़ की सीमा सबसे हाईएस्ट। ठीक है, तो ये हनुमानगढ़ की सबसे हाईएस्ट और जयपुर की सबसे लोवेस्ट। हनुमानगढ़ से लेकर भरतपुर तक सीमा लगती है किसके? हरियाणा के। ये इसलिए याद रखना जरूरी है कि हनुमान से भरत, मतलब हनुमान और भरत रामायण के पात्रों को इसलिए जोड़ा गया ताकि आप धौलपुर तक न ले जाएं इसकी सीमा। ठीक है, तो समझ आएगा आपको? बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ राजस्थान के जिलों की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं किसके? हरियाणा के जिलों की, कि हरियाणा के जिले कौन कौन से लगते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक बताई हुई है मेरी, कौन सी? रे महेंद्र हंस मत, रे महेंद्र हंस मत, सिर फतेह है, भवानी करेगा। मतलब भवानी और महेंद्र दोनों भाई है। भवानी है ये मान लो कि थोड़ा कमज़ोर है, तो इसके पिता कहते हैं, महेंद्र इस पर हंसता है कि ये क्या करेगा, जड़ बुद्धि है ना। तो ये कहते हैं इसके पिता की, रे महेंद्र हंस मत, सिर फतेह कौन करेगा? भवानी ही करेगा। ठीक है, मेरा सर ऊंचा कौन करेगा? भवानी ही करेगा, देखना आगे, है ना। तो देखो रे से रेवाड़ी, महेंद्र से महेंद्रगढ़, हंस से हिसार, मत से मेवात, सिर से सिरसा, फतेह से फतेहाबाद, और भवानी खुद एक जिला है भिवानी नाम से। ठीक है, तो हो जाएंगे हरियाणा के जिले। चलिए बढ़ते हैं आगे देखिए, भरतपुर और धौलपुर ये दोनों मिलकर सीमा बनाते हैं किसकी? यूपी की। भरतपुर और धौलपुर यूपी की सीमा बनाते हैं। ठीक है, यूपी की सीमा कितनी लगती है? तो दोस्तों यूपी की सीमा लगती है 877 किलोमीटर। कितनी? 877। अब यहाँ राजस्थान के तो कौन से हो गए? भरतपुर और धौलपुर हो गए, और यूपी के कौन से हो गए? आगरा और मथुरा। और राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर हो गए, भरत धो, है ना। तो देखो भरत जो है ये, यहाँ से आम निकालो, क्या निकालो? आम, आगरा और मथुरा। भरत जो है ना, कोरोना की वजह से आम धोने, आम है उसके पास, मतलब भरत के पास क्या है? आम है। तो ये आम धोने कहाँ जाता है? यूपी जाता है ना। भरत आम धोने कहाँ जाता है? यूपी जाता है। और गंगा जो है वो एफएम सुनने कहाँ जाती है? हनुमान को साथ लेकर पंजाब जाती है। और भरत आम धोने कहाँ जाता है? मथुरा जाता है। ठीक है, तो याद हो जाएंगे आपको, बहुत बढ़िया। यहाँ एक चीज़ और याद रख लेना, देखिए एक सवाल और बता देता हूँ, कॉमन जो इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ देखिए हनुमानगढ़ जो है हरियाणा से भी बना रहा है और पंजाब से भी बना रहा है। मतलब चार जिले अपने ऐसे हैं जो अन्य राज्यों से सीमा साझा करते हैं। एक तो हनुमान हो गया, हनुमानगढ़ ऊपर पंजाब से और इधर हरियाणा से लगा रहा है। एक देखिए हमने हरियाणा की सीमा खत्म करी थी भरतपुर पर, और भरतपुर का अंतिम हिस्सा इधर वाला जो है वो लेके आ रहा है यूपी के साथ सीमा। तो भरतपुर भी यूपी और हरियाणा के साथ सीमा लगा रहा है। ठीक है, ये बात होगी कहाँ की? यूपी की हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगले राज्य पे। यहाँ धौलपुर से स्टार्ट होता है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, फिर इधर लग गया कोटा, फिर बारां, झालावाड़, फिर लग गया चित्तौड़, है ना। कितने हुए? 3 3 6
और 7 एक यहाँ ये भीलवाड़ा देखो छोटी सी सीमा बना रहा है ना, भीलवाड़ा हो गया, फिर प्रतापगढ़ हो गया और ये बांसवाड़ा हो गया। ठीक है, मतलब धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा तक। यहाँ बूंदी की सीमा देख लीजिए, बिल्कुल नहीं लग रही है ना, बूंदी की सीमा बिल्कुल नहीं लग रही है, बूंदी अंतर्वर्ती जिलों में आता है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये कोटा, ये बारां, ये झालावाड़, ये भीलवाड़ा, ये चित्तौड़, है ना, चित्तौड़ ये भी हो गया, और ये रावत भाटा वाला हिस्सा भी हो गया, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये 10 जिले हैं, है ना, ये 10 जिले किसके साथ सीमा बना रहे हैं? एमपी के साथ। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर, और एमपी के साथ सीमा बना रहे हैं। राजस्थान के कितने जिले? 10 जिले। तो भाई एमपी के भी कितने हैं? एमपी के भी कितने जिले हैं? 10 जिले हैं। तो 10 10 1600 किलोमीटर, धौलपुर से लेकर कहाँ तक? बांसवाड़ा तक ये सीमा लगाई जा रही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं एमपी की। एमपी के लिए मैंने एक ट्रिक बताई है, जहार मंद स्यो, जहार मंद स्यो, नीरा गुणा शिव, नीरा गुणा गुना शिव, जहार मंद स्यो, नीरा गुणा शिव, अगर मगर, है ना, अगर मर, है ना, मतलब बाहर गया तो, अगर बाहर गया तो मरेगा। ठीक है, तो झारखंड का मतलब झाबुआ, रतलाम, मंद का मतलब मंदसौर, श्योपुर, शो का मतलब श्योपुर, नी का मतलब नीमच, रा का मतलब राजगढ़, गुना, शिव का मतलब शिवपुर, अगरमालवा और मुरैना। ये 10 जिले किसके लग गए? ये 10 जिले लग गए एमपी के। ठीक है, तो चलिए यहाँ एक चीज और देख लीजिए, धौलपुर ऐसा जिला है जो 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, एक यूपी के साथ बना रहा था और एक किसके साथ? एमपी के साथ। तो 3 जिले हो चुके हैं अब तक जो एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा, भरतपुर हरियाणा और यूपी, धौलपुर यूपी और एमपी। ठीक है, तो ये याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे जो अपना 5वां राज्य रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा गुजरात। और गुजरात में कौन कौन से जिले आएंगे? गुजरात में देखो बांसवाड़ा लगता है, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। कितने जिले हुए? 6 जिले लगे, है ना। तो ये 6 जिले किसके? राजस्थान के। और 6 जिले किसके? गुजरात के। सीमा बनती है 1022 किलोमीटर की। और यहाँ मैंने आपको नहीं बताया भाई, यहाँ जो है ये बड़ा और छोटा यहाँ इसलिए बता रहा था, देखो यूपी में, है ना, यूपी में भरत और धौल, है ना। इसमें बड़ा कौन भाई? भरत जी बड़े थे ना, भरत जी बड़े थे। धौल में मतलब धोए किसने थे? राम जी के पैर धोए थे केवट ने। तो केवट और भरत में कौन बड़ा? भरत बड़ा, है ना। तो यहाँ भरत की सीमा यूपी के साथ ज़्यादा लगती है, धौलपुर की कम लगती है। यहाँ एमपी वालों में झालावाड़ की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, और भीलवाड़ा की देखो छोटी सी लग रही है ना। तो भीलवाड़ा लोवेस्ट हो जाएगा और झालावाड़ क्या हो जाएगा? हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक सवाल और बता दूं, एक सवाल ये कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो एमपी के साथ 2 बार सीमा लगाता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो ये शायद आगे क्वेश्चन है भैया ना, ले रखा है मैंने, तो एक बार रुक जाइए, ये यहाँ नहीं, उस क्वेश्चन की डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो 1000, मुझे याद है शायद ये क्वेश्चन आज की क्विज में होना चाहिए। तो ये देखिए 1022 किलोमीटर की गुजरात के साथ सीमा लगाई जा रही है। ठीक है, ये राजस्थान के जिले आपने देख लिए। इसकी ट्रिक है बी वी डी जे सू ल्या स्यू, है ना। अब आर तो क्यों बंद है? लॉकडाउन की वजह से बीबी भी बंद है ना, डीजे की तो बात ही दूर की है। ठीक है, तो देखो बी का मतलब हो गया क्या? बाड़मेर। इस बी का मतलब क्या हो गया? बांसवाड़ा। इस डी का मतलब डूंगरपुर, इस डी जे का मतलब जालौर, इसका मतलब सिरोही और इसका मतलब उदयपुर। उदयपुर की सीमा जो है सबसे हाईएस्ट है, मतलब उदयपुर सबसे हाई लंबी सीमा लगाता है, और बाड़मेर है ये सबसे कम सीमा लगाता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं गुजरात के जिलों की, कि गुजरात के कौन कौन से जिले राजस्थान से सीमा लगाते हैं। तो इसके लिए यहाँ इनको एक बार क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए मतलब जो गुजरात के हैं कौन कौन से ज़िले लगाते हैं, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है मेरी, वो है अरे बना साब, अरे बना साब, दही में कुछ है, दही में कुछ है, कुछ है। ठीक, तो बना साहब है ना, जवाई राजा, उनको बना साहब कहते हैं। बना साहब गए हैं ससुराल, और ससुराल गए हैं तो बटेकाएँ कर रहे हैं आराम से, मतलब चौका भला व्यंजन बना रखे हैं और चौका भला खा रहे हैं, है ना, मस्त एकदम। तो देखो अब बार तो आज चीज़ दुर्लभ है ना। तो अरे अरे बना साहब दही में कुछ है, उस समय उनको दही परोसा जाता है कटोरी में, तो उसमें कुछ गिर जाता है, गिर जाता है तो है ना, कोई उनका साला वगैरह आके बोलता है अरे बना साहब, अरे बना साहब दही में कुछ है ना, पहले उसको बाहर निकालो फिर खाओ। तो देखो अरे का मतलब हो गया अरावली, बना का मतलब हो गया बनासकाठा, साहब का मतलब हो गया सांबरकाठा, दही का मतलब हो गया दाहोद, है ना, कुछ का मतलब क्या है? कच्छ हो गया। ठीक है, तो ये और
मैं का मतलब हो गया महिसागर। तो कितने हो गए? अरे, अरावली, बनासाब, बनासकांठा, साबरकांठा, दाहोद, महिसागर और कच्छ। तो कितने जिले हो गए? 6 जिले। ये बात हुई किसकी? अपने राजस्थान से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा की। तो जिले कितने लगे? राज्य कितने लगे? 5 राज्य लगे। ठीक है। और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी हो गई? 4850 हो गई। तो मैंने आपको पूरा रिवाइज करवा दिया है एक बार अच्छे से, है ना। इन चीज़ों को एक जगह लिख कर यदि आप बार बार पढ़ते हो तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई है ना, सबसे हाई सीमा, लंबी सीमा, सबसे कम सीमा, है ना, 2 राज्यों से लगने वाला जिला, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और यहाँ से ये सवाल पूछे जाते हैं, पहले पूछे जाते हैं राजस्थान का कौन सा जिला दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं साझा करता, लेकिन आजकल पूछे जाने लग गया कि एमपी का कौन सा जिला राजस्थान से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो है, अगला सवाल ये रहेगा कि निम्न में से कौन सा एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता। देख लीजिए, मैंने जो आपको बताया था उसमें से ही ये सवाल निकाल दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता। मतलब कि इन जिलों में से 4 जिले जो ऑप्शन में दे रखे हैं, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, इनमें से वो जिला आपको जो बताना है जो एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता। तो अभी मैंने 4 जिले ऐसे बताए हैं जो कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा का मतलब एक से ज़्यादा राज्यों के साथ बनाते हैं, है ना। और वो गुजरात वाले में जो मैंने बताया, तो गुजरात वाले में देखिए सबसे ज़्यादा सीमा तो बना दी किसने? उदयपुर में। और सबसे कम सीमा किसने बनाई? बाड़मेर ने बनाई, है ना, वो भूल गया था मैं। तो चलिए अभी याद आ गई, बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, मतलब ऐसा जिला जो एक से ज़्यादा राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता। तो देखिए हनुमानगढ़ की बात करें, हनुमानगढ़ किस किस के लगा रहा था? एक तो पंजाब के लगा रहा था और एक किसके लगा रहा था? हरियाणा के लगा रहा था। बात करते हैं भरतपुर की, तो भरतपुर एक तो हरियाणा के लगा रहा था और एक किसके लगा रहा था? यूपी के लगा रहा था। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर एक तो यूपी के लगा रहा था और एक किसके लगा रहा था? एक लगा रहा था एमपी के। ठीक है, तो देखिए बचा कौन सा? डूंगरपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डूंगरपुर। कि डूंगरपुर एक से अधिक राज्यों के साथ नहीं लगाता बल्कि एक ही राज्य के साथ लगाता है। और कौन से राज्य के साथ लगाता है? ये गुजरात के साथ लगाता है। किसके साथ? गुजरात के साथ। देखिए यहाँ मैप में थोड़ा सा आपको बता दूं फिर से, ये हनुमानगढ़ है, ये लगा रहा है पंजाब और हरियाणा दोनों के। ये भरतपुर लगा रहा है हरियाणा और यूपी के। ये धौलपुर लगा रहा है यूपी और एमपी के। फिर यहाँ जो ये बांसवाड़ा है, ये लगा रहा है किसके साथ? एमपी के साथ लगा रहा है और इधर गुजरात के साथ लगा रहा है। डूंगरपुर अकेला किसके साथ लगा रहा है? गुजरात के साथ लगा रहा है। तो बांसवाड़ा, भरतपुर और धौलपुर और कौन हो गया? हनुमानगढ़। ये जो है ये एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है? राजस्थान का ऐसा एकमात्र कौन सा जिला है जो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाता है? तो एमपी के साथ कितने जिले सीमा बना रहे थे राजस्थान के? 10। एमपी के कितने? 10। सीमा कितनी? 1600 किलोमीटर की लग रही थी, है ना, 1600 किलोमीटर की। एमपी के कौन कौन से जिले थे? झारखंड, श्योर, नीरा, गुना, सीव, अगर और मर, है ना, अगर मगर या अगर मर, है ना। तो ये है वो एमपी के जिलों की ट्रिक। और राजस्थान के जिले हैं उनमें देखिए कौन सा ऐसा जिला है जो 2 बार सीमा बनाता है एमपी के साथ। तो देखिए यहाँ फोटो में इसीलिए लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, अच्छे से याद करवा सकूँ, समझा सकूँ। देखिए धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है। यहाँ फिर बूंदी की सीमा लगती नहीं है, कोटा की लगती है, बाना की लगती है, झालावाड़ की लगती है, इधर भीलवाड़ा की लगती है, इधर किसकी लगती है? चित्तौड़, इधर प्रतापगढ़ और इधर बांसवाड़ा की। तो देखिए ये जो कोटा जिला है ये 2 बार सीमा साझा करता है। किधर? देखिए इधर तो ये कर रहा है एक साथ, ये जो है यहाँ से ये देखिए ये इतनी सीमा जो यहाँ लगा रहा है ये किसके साथ लगा रहा है? एमपी के साथ। इधर लगा दी, फिर इधर आए तो ये जो है इधर लगा दी। ठीक है, तो 2 बार सीमा, मतलब कोटा कुछ इस तरीके से बढ़ा हुआ है ना, तो इधर भी लगा दी और इधर भी लगा दी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कि कोटा जो है, कोटा ये एमपी के साथ कितनी बार सीमा लगाता है? 2 बार सीमा लगाता है कोटा एमपी के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे के सवाल पर। अगला सवाल जो है, अगला सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। ये है कि राजस्थानी भाषा में आडावट्टा, है ना, आडावट्टा
किसे कहा जाता है? आडावट्टा किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो है आपके समक्ष चार ऑप्शन है कि राजस्थानी भाषा में आडावट्टा किसे कहा जाता है। गुरु शिखर को कहा जाता है, या फिर सांबर झील को कहा जाता है, या फिर आडा वाला जो पर्वत है इसको कहा जाता है, या फिर अरावली को कहा जाता है। तो सवाल है राजस्थानी भाषा में आडावट्टा किसे कहा जाता है? आप कमेंट्स में जवाब लिखिए। आडावट्टा, आडावट्टा किसे कहा जाता है? चलिए बहुत बढ़िया। आडावट्टा इसके बारे में देखो, गुरु शिखर कहाँ है? गुरु शिखर है सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में। अच्छा, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, कहीं कहीं 1727 मीटर भी इसको कह दिया जाता है। 1722 मीटर इसकी रियल में ऊंचाई है। ठीक है, अब इसी को क्या कहा गया? संतों का शिखर कहा गया। संतों का शिखर, संतों का शिखर कहा गया। ठीक है, किसको? संतों का शिखर कहा गया गुरु शिखर को। ठीक, आडा वाला पर्वत जो है ये कहाँ है भाई? ये है बूंदी में। आडा वाला पर्वत कहाँ है? बूंदी में, याद कर लीजिएगा। सांबर झील, सांबर झील कहाँ है? जयपुर में है सांबर झील। ठीक है, सांबर झील जयपुर में है। ठीक, अब सांबर झील जो है, यदि ऐसा पूछ लिया जाए ना कितने जिलों की सीमा बनाता है, तो आप 3 जिले कहोगे। सांबर जो है जयपुर, अजमेर, नागौर की सीमा बनाता है। और यदि रियल में पूछे कि सांबर झील कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? जयपुर में है। भारत में होने वाले कुल नमक उत्पादन का ये कितना करता है? 8.7% करता है। कितना करता है? 8.7% नमक उत्पादन करता है। और कहा जाता है भारत की दूसरी खारे पानी की झील इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं इस सवाल के जवाब की। तो इस सवाल का जवाब जो होगा, आडावट्टा किसे कहा जाता है? अरावली को कहा जाता है। अरावली जो है अपने राजस्थान के मानचित्र में, मतलब आडावट्टा मतलब यहाँ मारवाड़ी में समझ लो कि आडी पड़ी है। थोड़ो राजस्थान अठीन और थोड़ो राजस्थान अठीन, बीच में आडी कौन पड़ी है? अरावली पड़ी है ना। तो इससे आडावट्टा कहा जाता है राजस्थान की स्थानीय भाषा में। आडावट्टा है ना, मतलब इसको यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसे कहा जाता है ए बीम, ए बीम लेइंग एक्रॉस, लेइंग एक्रॉस। इसका मतलब ये हो गया लेइंग एक्रॉस, मतलब पड़ी है ना। तो ये जो मैंने बताया ना आडावट्टा, मतलब ये मारवाड़ी में कहते हैं ना अपन कि बीच में पड़ी है ना। आडावट्टा मतलब आडी पड़ी है। तो ए बीम लेइंग एक्रॉस इसका मतलब क्या है? बीच में आडी पड़ी है, वही को मतलब है। ठीक है, तो आडावट्टा किसे कहा जाता है? अरावली को कहा जाता है। ठीक है, अरावली के पिता कौन है? अरावली के पिता कहा जाता है अरब सागर को। किसे कहते हैं? अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब अरावली जो है इसकी टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर, जिसमें से 550 किलोमीटर किस में है? राजस्थान में है 550 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ देखिए अरावली जो है, यहाँ अरब सागर का एक इंडिया लेवल का बता दूं, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को। किसे कहा जाता है? कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है, और अरावली पर्वतमाला जो है खेड़ब्रह्म पालनपुर से स्टार्ट होती है और लास्ट में झुंझुनू तक अपने राजस्थान में फैली हुई है 550 किलोमीटर तक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको ताकि आपको चारों ऑप्शन दिख जाए। चलिए बहुत बढ़िया, सुमेलित करना है भाई, सुमेलित करना है। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? सिटी ऑफ वेल्स किसे कहते हैं? मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? सामने 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं, झालरापाटन, भैंसरोडगढ़, पिपलूद या चित्तौड़गढ़। तो इनमें से जो है सही से आपको सुमेलित करना है और 4 ऑप्शन जो है इनमें से सही जवाब देना है। मैं आपको कुछ समय दे देता हूँ ताकि आप अपना सही जवाब टाइप कर सकें। तो सही जवाब जल्दी से आप टाइप कर दीजिए भाई। तो सुमेलित करना है, राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का गौरव, सिटी ऑफ वेल्स, मारवाड़ का लघु माउंट, झालरापाटन, भैंसरोडगढ़, पिपलोद, चित्तौड़गढ़। इनमें से सही ऑप्शन आपको चुनना था और इतना ही समय यदि आप यूज करते हो तो अच्छी बात है। इससे ज़्यादा यदि समय यूज करते हो तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में लिमिटेड पीरियड होता है और आपको जल्दी जल्दी जवाब देना होता है ताकि आप सही टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब दे सकें। चलिए
अब बात करते हैं इसके आंसर की ओर। राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर तो कह दिया भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में ही है। और राजस्थान का गौरव कहाँ है? गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। ठीक है। सिटी ऑफ वेल्स, मतलब सिटी ऑफ वेल्स को यदि हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ये कह दिया जाता है घंटियों का शहर। वेल यानी क्या होता है? वेल यानी घंटी होती है, जो आप दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सिटी ऑफ वेल्स। ठीक है, तो घंटियों का शहर किसे कहते हैं? ये कहते हैं झालरापाटन को। झालरापाटन कहाँ है? झालावाड़ में। मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? ये कहते हैं पिपलूद बाड़मेर को मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं। तो देखिए अब इसमें से ऑप्शन में से सही जवाब टिक करते हैं अपन। राजस्थान का वेल्लोर, पहला बी आ रहा है एक नंबर में, तो एक नंबर में बी आ रहा है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ये काम कर लो। बी आ गया पहले में, ठीक है। दूसरे में राजस्थान के गौरव में डी आ रहा है, दोनों में डी आ रहा है, अभी तक दोनों बराबरी के मुकाबले पर हैं। सिटी ऑफ वेल्स, सिटी ऑफ वेल्स, तो तीसरे में आना चाहिए ए, यहाँ तीसरे में क्या आ रहा है? सी, तो ये भी क्या हो गया? क्रॉस हो गया, और सही जवाब क्या हो गया? बी ऑप्शन सही जवाब हो गया कि राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ को कहेंगे, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को, सिटी ऑफ वेल्स झालरापाटन को, और मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहेंगे? पिपलूद बाड़मेर को। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। भारत के सवाल पर ध्यान देना भाई, है ना, सवाल पर ध्यान देना अच्छे से, क्योंकि यदि इसी सवाल को यदि मैं थोड़ा सा घुमाकर पूछता तो अधिकतर लोगों का गलत होता। ठीक है, तो हो सकता है कि आगे की क्विज में या रिवाइज डिटेल्स की रिवाइज टेस्ट क्विज में आपके समक्ष वो घुमाकर दिया जाने वाला प्रश्न आ जाए, है ना। तो इसको अच्छे से, सवाल को मेरा यही करना होता है कि सवाल को अच्छे ध्यान से पढ़ो, और उसके बाद उनके ऑप्शन जो आते हैं उनको चौथे ऑप्शन तक अच्छे से ध्यान से पढ़ो, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन आते हैं, रियल उत्तर लास्ट में पड़ा होता है और आपको ए ऑप्शन जो है आप टिका देते हो। तो देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा फातिमा बीबी। क्या होगा? भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन होगी? फातिमा बीबी। अच्छा, यहाँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि ये पहली महिला न्यायाधीश है। अभी अपने उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? टोटल 1 + 33, मतलब टोटल कितने? 34, 34 न्यायाधीश है, जिनमें ये एक क्या होगा? ये होगा मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है? ये है शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, तो ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश है। 46वें याद होंगे, करंट में अपने पढ़ा है, रंजन गोगोई। कौन है? रंजन गोगोई थे, और इन्हीं रंजन गोगोई को राज्यसभा में राष्ट्रपति ने मनोनीत कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है अनुच्छेद 80 के तहत, और 331वें अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। संसद में टोटल मिलाकर राष्ट्रपति करता है 14 सदस्यों को मनोनीत। यहाँ मैं सबसे प्रमुख बात ये बता रहा था कि ये जो पहली महिला न्यायाधीश है ना, यहाँ आपको बता दूं कि भारत में अभी तक सीजीआई के पद पर एक भी महिला नहीं पहुँच पाई है, मतलब मुख्य न्यायाधीश की पोस्ट पर एक भी महिला अभी तक नहीं पहुँच पाई है। तो सर ये फातिमा बीबी कौन थी? दोस्तों, फातिमा बीबी जो है, ये जो अन्य न्यायाधीश है, इन अन्य न्यायाधीशों में बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी। अच्छा, तो क्या वर्तमान में भी कोई न्यायाधीश है, महिला है वो? मतलब वर्तमान में भी कोई ऐसी न्यायाधीश है क्या जो महिला है? हाँ जी, बिल्कुल है। कौन कौन है? ये देखिए, आर भानुमति है, इंदु मल्होत्रा है। तो ये दोनों है जो वर्तमान में इन 33 में शामिल है। ठीक है, तो वर्तमान में महिला न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में आर भानुमति या इंदु मल्होत्रा, ये दोनों है भाई। अच्छा, कुछ भाई लोग जो पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स, है ना, उनके कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है। क्या कन्फ्यूज हो जाता है? कन्फ्यूज ये हो जाता है कि सर कहीं तो सुप्रीम कोर्ट सुनने को मिलता है, कहीं बोल देते हैं उच्चतम न्यायालय, कहीं बोल देते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ये जो है ये तीनों एक ही है। ठीक है, घर पे नाम महेश है, स्कूल में सुरेश, और कोचिंग में आया तब दोस्तों में अलग ही नाम हो गया सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एक ही है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 124 से 147 तक किया हुआ है। भाग कौन सा? 5वें भाग में। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन 5वें भाग में अनुच्छेद 124 से 147 तक किया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। अच्छा, क्या शुरुआत से यही थी? नहीं, शुरुआत में जब पूछे कि मूलतः ऐसा क्वेश्चन यदि आपको मिले कि संविधान में मूलतः सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो वो कितनी थी फ्रेंड्स? वो थी 1 + 7। टोटल कितने हुई? 8। इनमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया है मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से सारी डिटेल्स। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, है ना। अच्छे से समझ लिया आपने काफ़ी कुछ डिटेल्स। अब जो ये आपको डिटेल्स बताई जा रही है ना, इसमें से जो प्रत्येक क्वेश्चन है पूछा गया है एग्जाम में, ये पूछ लिया गया है कि कौन से अनुच्छेदों में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, कौन से भाग में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, मूलतः न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 1 + 7 टोटल 8 थी। अभी वर्तमान में कितनी है न्यायाधीशों की संख्या? तो 1 + 33 टोटल 34 है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबडे है। क्रम पूछ लिया जाता है, ये सभी को याद रह जाए, लेकिन क्रम काफ़ी कम याद रहता है। तो क्रम पूछ लिया जाए कि शरद अरविंद बोबडे जो अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, इनका क्रम कौन से क्रम के न्यायाधीश है ये, है ना। तो 47वें है। ये यहाँ रंजन गोगोई को मनोनीत कर दिया राज्यसभा में, तो ये पूछ लिया जाए कौन से वे क्रम के मतलब सीजीआई को नियुक्त किया गया? 46वें नंबर के सीजीआई को नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है काफ़ी अच्छा सवाल। क्या भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री नियुक्त कर सकता है? थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि पूरा पढ़ सको। ये लीजिए। क्या भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसके नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं की गई हो? क्या भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसके नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं की गई हो? यहाँ से एक चीज़ तो समझ आई गई होगी कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। ये देखिए, क्या भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री नियुक्त कर सकता है, मतलब मंत्रियों को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये चीज़ तो आपके समझ में आई गई। पहला सवाल तो सवाल से ही क्लियर हो गया कि मंत्रियों की नियुक्ति करता कौन है। तो यदि ये सवाल फ्रेंड्स पूछा जाए ना कि मंत्रियों की नियुक्ति करता कौन है, केंद्रीय मंत्रियों की, है ना, तो यदि ऑप्शन में पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री दे दे और बाद में लास्ट में यदि राष्ट्रपति दे, तो कुछ अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर देंगे कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तभी मैं आपको बार बार समझाता हूं कि प्रधानमंत्री एक मंत्री है, इसलिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसके नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं की गई हो? तो मतलब दूसरा सवाल ये निकलता है कि मंत्री नियुक्त करने के लिए सिफारिश करता कौन है किसी व्यक्ति की? तो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। यहाँ ऑप्शन में देखिए, नहीं कर सकता, सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर कर सकता है, केवल आपातकाल के दौरान कर सकता है, या हाँ कर सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि नहीं कर सकता। अरे ये क्या बात हो गई, नहीं कर सकता मतलब? देखिए, राष्ट्रपति जो है वो अपने अधिकतर काम मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है। ठीक है, मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है। आपातकाल हो, चाहे युद्ध घोषणा हो, किसी भी प्रकार की घोषणा हो, वो क्या करेगा? मंत्री परिषद की सलाह से ही करेगा। अच्छा, यहाँ मंत्रियों की बात हो रही है, मंत्रियों के बारे में बता दें। देखो, पीएम कौन होता है? ये मान लो लोकसभा है, इसमें काफ़ी सारे लोग जो है अपने चुनाव हुए और चुनाव में चुनकर आए। यहाँ जो है कोई एक पार्टी है जिसके पास बहुमत है। अच्छा, ये बहुमत क्या होता है? बहुमत का मतलब होता है कि आपके पास जो कुल सदन की संख्या हो, अभी कितनी है? 545 है। कितनी है? 545 अभी वर्तमान में कुल संख्या है। इसमें 2 का भाग 2, इसका आधा करो, प्लस 1 जोड़ दो, वो बहुमत होगा। ठीक है, अब यदि कोई पार्टी इसमें बहुमत में आई है, ठीक है, तो कोई पार्टी इसमें बहुमत में आई है, जैसे मान लो कि ये जो है अभी वर्तमान में कौन है? बीजेपी, ये बहुमत में आ गई। तो प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी, वो क्या है? वो भी एक सांसद ही तो है भाई। सभी क्या है इसमें, जो बीजेपी के पास जितने सांसद है वो सभी इक्वल है। अब इनमें से क्या हुआ, इन लोगों ने, अपन नहीं बनाते थे क्लास में सारे स्टूडेंट्स एक जैसे होते थे, लेकिन एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को मॉनिटर बना दिया जाता था, मतलब उस क्लास का नेता बना दिया जाता था। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो पार्टी है बहुमत वाली, ये अपने में से एक मॉनिटर बना देती है।
अभी मॉनिटर कौन है इस क्लास का? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये जो मॉनिटर होगा इसको अपन क्या बोलते हैं? क्लास में तो अपन मॉनिटर बोलते थे इसको 10th 12th वगैरह में, लेकिन यहाँ इसको क्या बोल दिया जाता है? यहाँ इसको प्रधानमंत्री बोल दिया जाता है। ठीक है, अब ये प्रधानमंत्री क्या करता है कि इनमें से जैसे मान लो कि अपने इंडिया में कितने मंत्री हो सकते हैं? अभी अभी मंत्री हो सकते हैं अधिकतम 82। ठीक है, तो ये इनमें से 82 व्यक्तियों को निकालेगा बाहर, 82 को छांटेगा और उनकी लिस्ट बनाकर किसको देगा? लिस्ट बनाकर राष्ट्रपति के पास भेजेगा कि भाई मेरी ओर से मैं ये कहता हूँ कि इन लोगों को मंत्री नियुक्त कर दो। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर देगा। ठीक है, कि ये लीजिए भाई नरेंद्र जी, आपने कहा और हमने मंत्री नियुक्त कर दिए। अब यहाँ से दो सवाल मिलकर ऐसे आते हैं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है ना, जैसे राष्ट्रपति कह सकता है क्या कि इन 82 में से एक मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं इनमें से किसी दूसरे व्यक्ति को बना दूं? ना, राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता। जिन लोगों की सिफारिश प्रधानमंत्री ने की है उन्हीं को मंत्री बनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, क्या ऐसे भी कर सकता है क्या राष्ट्रपति कि इस 82 की लिस्ट जाए और बोल दे कि ये एक अच्छा आदमी नहीं है, इसकी नियुक्ति नहीं करनी है? ना, मना भी नहीं कर सकता। मतलब जो लिस्ट राष्ट्रपति को मिलती है प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री जो लिस्ट देता है उन्हीं को बनाना पड़ेगा। ये नेसेसरी है, कंपलसरी है, बनाना पड़ेगा। ना उनमें से किसी के लिए मना कर सकता है, ना किसी दूसरी व्यक्ति को वो नियुक्त कर सकता है मंत्री। अच्छा, राष्ट्रपति ही मंत्री को नियुक्त करता है, राष्ट्रपति ही मंत्री को शपथ दिलवाता है, राष्ट्रपति ही मंत्री का त्यागपत्र स्वीकार करता है, राष्ट्रपति ही मंत्री को समयपूर्वक बर्खास्त करता है। ये चार काम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंध में भी करता है। नियुक्ति, शपथ, बर्खास्त समय से पूर्व करना और त्यागपत्र प्रधानमंत्री के भी कौन लेता है? राष्ट्रपति ही लेता है। ठीक है, तो समझ चुके हैं आप इस सवाल की डिटेल। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो ये है कि निम्न में से कौन सा एक लिविंग फोर्ट है? काफ़ी अच्छा सवाल है। निम्न में से कौन सा एक लिविंग फोर्ट है? मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं ताकि आप क्या कर सको, आप इस सवाल का, काफ़ी अच्छा सवाल है तो आपको जो आता है चाहे सही गलत जो भी है आप अच्छे से इस सवाल का जवाब दीजिए भाई। चार ऑप्शन है: जैसलमेर, भैंसरोडगढ़, बटनेर, सिवाना। तो चलिए, आपने जवाब सबमिट कर दिया होगा। अब मैं थोड़ा आपको डिटेल्स बता देता हूं। निम्न में से कौन सा एक लिविंग फोर्ट है? तो दोस्तों लिविंग फोर्ट जो है इसका मतलब है कि जहां फोर्ट यानी किला, ऐसे किले जहां आज भी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, वहाँ खेती बाड़ी अंदर ही की जाती है। मतलब लिविंग फोर्ट मतलब बहुत ही बड़ी संख्या में वहाँ लोग आज भी रहते हैं उस किले के अंदर, उन्हें कहते हैं लिविंग फोर्ट। तो राजस्थान में यदि आपको पूछे कि कौन कौन से लिविंग फोर्ट है, लिव यानी क्या होता है? लिव यानी होता है रहना, है ना। मतलब आप जैसे आपको पूछे कि आप कहाँ रहते हैं तो बोलते हैं कि हम सीकर में रहते हैं, है ना। तो ये क्या है? आप रह रहे हो, है ना। तो लिविंग, आई लिव इन सिक्कर, आई लिव एट सिक्कर, है ना। तो मतलब कि रहने को क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं, लिव। और फोर्ट यानी किला, तो ऐसा किला जहाँ लोग रहते हैं। तो राजस्थान में दो ही किले हैं जिनको लिविंग फोर्ट कहा जाता है। कौन कौन सा? एक तो जैसलमेर है, जैसलमेर दुर्ग, ठीक। और दूसरा है चित्तौड़गढ़। ये दो ही लिविंग फोर्ट है। अब यहाँ ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन में है जैसलमेर, तो जैसलमेर लिविंग फोर्ट है। तो याद रखिए राजस्थान में दो लिविंग फोर्ट है, एक तो जैसलमेर है, एक चित्तौड़गढ़ है। अच्छा ठीक है, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़। जैसलमेर के बारे में कुछ बात कर लें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लीजिएगा भाई। ठीक है, यहाँ देखिए जैसलमेर के बारे में बात कर लें। जैसलमेर को क्या कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को सोनारगढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनारगढ़ कहा जाता है। स्वर्णगिरी कहा जाता है, स्वर्णगिरी। यहाँ याद रखिए, पीछे का डिटेल्स रिवाइज कीजिए। स्वर्णगिरी लिख रहा हूँ। स्वर्णगिरी किसे कहोगे? स्वर्णगिरी कहोगे जैसलमेर को। और सुवर्णगिरी किसे कहोगे? सुवर्णगिरी। स्वर्ण यानी होता है सोना, मतलब गोल्ड, गोल्डन, तो है ना। तो गोल्डन या गोल्ड या स्वर्णगिरी आप कह दोगे जैसलमेर को। सुवर्ण, वर्ण यानी होता है कलर, रंग। सु यानी अच्छा, अच्छा कलर किसका? जालोर का। ठीक है, यहाँ बात करते हैं। देखिए निर्माण के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो निर्माण करवाया गया था 1155 में। किसने करवाया भाई? जैसल भाटी ने। किसने करवाया? जैसल भाटी ने करवाया। अच्छा चलो बहुत बढ़िया।
यहाँ के लिए एक कहावत है और उस कहावत से सवाल पूछा गया था राजस्थान पुलिस में कि किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पत्थर के फेर, लोहे का शरीर व काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। मतलब इतना पहुंचने के लिए इतना दुर्गम कि पत्थर के पैर होने चाहिए, लोहे का शरीर होना चाहिए और काठ यानी होता है लकड़ी, काठ का घोड़ा, उस पर सवार होकर ही यहाँ पहुँचा जा सकता है। मतलब इसके बारे में कह दिया कि ये तीनों क्वालिटी जिस बंदे में हो वही यहाँ पहुँच सकता है। तो ये ऐसा पूछा गया कि किस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा गया है, तो आप क्या कहेंगे? जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर का दुर्ग जो है ये बिना चुने, है ना, पहले चुना ही होता था, अभी सीमेंट तो होती नहीं थी, तो बिना चुने के पत्थर पर पत्थर रखकर, ठीक है, तो एक दूसरे पत्थर के ऊपर मतलब ऐसे कारीगरों ने कुछ ढंग से जचाया, ढंग से रखा कि ये किले का निर्माण इन्होंने कर दिया। तो चुने का काम में नहीं लिया गया है, चुने को काम में नहीं लिया गया है और एक पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर ही क्या हो गया है, किले का निर्माण कर दिया गया है। तो ये सवाल भी पूछा गया है। एक सवाल और पूछा गया कि कौन सा दुर्ग ऐसा है जिसको देखने पर ऐसे लगे कि पहाड़ी पर लंगर डाले जहाज खड़ा है। जैसे समुद्री जहाज होता है ना, जिसमें आप बहुत बड़ा एक कपड़ा सा देखते हैं ना, जिससे जहाज की जो है, नाव की या जहाज की जो है दिशा चेंज करी जाती थी, है ना, उसे लंगर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा दुर्ग जिसको देखने पर ऐसा लगे, ऐसा आभास हो कि पहाड़ी पर लंगर डाले कोई जहाज खड़ा है, तो ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया? ये जैसलमेर के बारे में कहा गया। तो देखिए, जैसलमेर का दुर्ग जो बिना चुने के प्रयोग किए किसी पत्थर पर, मतलब पत्थर पर पत्थर रखकर उसको बना दिया गया, पहला सवाल। दूसरा, पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ का घोड़ा, है ना, ऐसी क्वालिटी हो तो यहाँ पहुँचा जा सकता है। पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज के समान प्रतीत होता है, कौन सा दुर्ग? जैसलमेर का दुर्ग। निर्माण करवाया था 1155 में, किसने? जैसल भाटी ने। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छे से डिटेल्स आपने जान ली। भैंसरोडगढ़, है ना, कौन सा दुर्ग? भैंसरोडगढ़ है। भैंसरोडगढ़ के बारे में अभी अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि भैंसरोडगढ़ को वेल्लोर कहा जाता है, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। कहाँ है भाई ये है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। चलिए, बटनेर, बटनेर कहाँ है? बटनेर है हनुमानगढ़ में। बटनेर दुर्ग कहाँ है? बटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ में। सिवाना दुर्ग कहाँ है? सिवाना है बाड़मेर में। कहाँ है? सिवाना बाड़मेर में। और सिवाना को किसकी कुंजी कहा जाता है? सिवाना को जालोर की कुंजी कहा जाता है। किसकी कुंजी कहा जाता है? जालोर की कुंजी कहा जाता है। तो ये आपको याद है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में यहाँ आक्रमण किया था। शीतल देव जो है कान्नड़, जालोर के शासक कान्नड़ देव का क्या था? भतीजा था, वो यहाँ का शासक था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी को ललकार कर कहा कि अरे जालोर को बाद में जीतना, दुष्ट, पहले इधर आ, पहले मुझसे, है ना, दो दो हाथ कर, मुझसे जीत कर ही तू आगे जालोर की ओर बढ़ सकता है ना। तो इसने उस दुष्ट को ललकारा था। चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। निम्न में से किसे एक प्रहरी मीनार कहते हैं? मतलब निम्न में से किसको प्रहरी मीनार कहा जाता है? तो जसवंतथड़ा, एक थंबा महल, एक थंबिया महल या इसरलाट? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि किसे प्रहरी मीनार कहते हैं। किसे प्रहरी मीनार कहते हैं? यदि आपको पता है तो जवाब दीजिए भाई जल्दी से। किसे प्रहरी मीनार कहा जाता है? जसवंतथड़ा, एक थंबा महल, एक थंबिया महल या इसरलाट? चलिए, बहुत बढ़िया, बताते हैं आपको। देखिए, जसवंतथड़ा है ना, जसवंतथड़ा, इसकी पूरी डिटेल तो नहीं बताऊंगा भाई अभी, क्योंकि इसका मैंने सोच रखा है काफ़ी अच्छा सवाल बनता है, तो वो सवाल लेकर आने का है, तो यहाँ आपको वो डिटेल्स जो है नहीं बताई जाएगी। जसवंतथड़ा है, इसके बारे में अभी आपको इतना ही बताएंगे कि जसवंतथड़ा है, ये जोधपुर में है। ठीक है, जोधपुर का दुर्ग जो है मेहरानगढ़ चिड़िया टूक पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर है मेहरानगढ़? चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर है मेहरानगढ़। मैं यहाँ कम से कम 2-3 बार जा चुका हूँ, है ना, मेहरानगढ़। तो यहाँ आपको देखने को मिलता है कि जब आप मेहरानगढ़ से निकलकर, मेहरानगढ़ घूम लो, मेहरानगढ़ घूम कर यदि आप निकलते हैं तो आपको जसवंतथड़ा की ओर बढ़ना होता है। यदि देखना चाहो तो जसवंतथड़ा आप देख सकते हो, है ना, काफ़ी अच्छी जगह है भाई, शानदार जगह है ना जसवंतथड़ा जो है। उधर आप बढ़ते हैं तो देखिए, जसवंतथड़ा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ काफ़ी अच्छा पैलेस है
है ना, और यहाँ घूमने पर आपको बहुत मज़ा आता है ना। जैसे सफ़ेद वाइट संगमरमर है ना, अपने मकराना का जो वाइट संगमरमर है वो कह सकते हैं कि वैसा संगमरमर है। तो वहाँ काफ़ी अच्छा ये एक महल बना हुआ है जो जसवंत थड़ा नाम से जाना जाता है। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग जो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है, इसी पहाड़ी पर आपको देखने को मिलेगा क्या, बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार भव्य महल है जसवंत थड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं एक थम्बिया महल की। एक थम्बिया महल है, ये कहाँ है भाई? एक थम्बिया महल है डूंगरपुर में। कहाँ है? एक थम्बिया महल है डूंगरपुर में। ठीक है, किसने निर्माण करवाया? तो ये महारावल शिव सिंह द्वारा निर्मित है। किसने बनवाया? महारावल शिव सिंह ने बनवाया था। ठीक, अब बात करते हैं, ये एक थम्बा महल की बात हो गई। अब एक थम्बिया महल की बात करते हैं। अरे थोड़ा सा उल्टा बता दिया भाई, उल्टा बता दिया। ये मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ इसमें, इसीलिए आपको अवेयर करता हूँ कि ये जो दोनों नाम ना, एक थम्बा और एक थम्बिया, दोनों सेम से हैं, इसीलिए इसकी चीज़ इसमें चली जाती है। आज मेरे भी देख लो यही हो गया, बहुत बचकर रहता हूँ लेकिन फिर भी चलेगी। चलिए एक थम्बा महल की बात करते हैं। एक थम्बा है ना, एक थम्बा जो है ये कहाँ है? ये जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में। एक थम्बा महल जोधपुर में है। ठीक है, थम्बा मतलब एक खम्बा बोल दो, खम्बा या थम्बा। ठीक है, और मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि ये जो है चिड़ियाटुक पहाड़ी पर, क्या है, मेहरानगढ़ है ना, तो चिड़ियाटुक मुझे याद है ना, कि ये जोधपुर में है चिड़ियाटुक पहाड़ी। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि एक खम्बा है जिस पर क्या बैठी है? ये चिड़िया बैठी है ना। तो इससे ट्रिक जुड़ जाती है और मुझे याद रह जाता है कि एक थम्बा जो है, एक खम्बा जो है, एक थम्बा, एक खम्बा है ना, ये कहाँ है? ये है मतलब इस पर एक खम्बा है जिस पर क्या बैठी है? चिड़िया बैठी है। तो ऐसे याद रह जाता है ना। तो देखो एक थम्बा महल है जोधपुर में। ठीक है, निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने। किसने करवाया? अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था भाई इसका। ठीक है, अजीत सिंह के बारे में आपको कुछ याद है? अजीत सिंह याद कीजिए। अजीत सिंह को बंद कर दिया गया था कहाँ? दिल्ली में, है ना, हवेली में बंद कर दिया गया था। वहाँ से इसको छुड़ा कर लेकर आए थे राठौड़ों के यूलिसेस, वीर दुर्गादास राठौड़, है ना। फिर अजीत सिंह की हत्या करी थी किसने? बख्तावर सिंह ने करी थी। और इसीलिए मारवाड़ का दूसरा पितरंता किसे कहते हैं? इसी बख्तावर सिंह को कहते हैं। पहला पितरंता किसे कहते हैं? मारवाड़ का पहला पितरंता वो कहते हैं राव गांगा को मारा था। किसने मारा था? वो मारा था राव मालदेव ने। राव मालदेव ने गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था शेरशाह के साथ, है ना। जेता कूपा ये उसके सेनानायक थे। ठीक है, तो ये तो आपको याद है 1544 में। तो एक थम्बा महल ये कहाँ है? जोधपुर में, अजीत सिंह द्वारा निर्मित। एक थम्बिया महल ये कहाँ है? डूंगरपुर में है। और किसने बनवाया था? शिव सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया? शिव सिंह ने इसे बनवाया था। ईसरलाट के बारे में बात करें तो ईसरलाट के बारे में तो काफ़ी बार बता चुका हूँ। ईसरलाट को ही सरगासुली कहा जाता है। सवाई ईश्वरी सिंह द्वारा इसको निर्मित किया गया, इसको बनाया गया था। और सवाई ईश्वरी सिंह के बारे में काफ़ी अच्छा सवाल पूछा जाता है कि जयपुर का ऐसा कौन सा शासक था जो मराठों से परेशान होकर ईसरलाट से कूदकर जिसने आत्महत्या कर ली थी। तो ईश्वरी सिंह द्वारा बनाई गई थी ईसरलाट या सरगासुली। इसी से कूदकर, मराठों से परेशान था इसलिए इसी से कूदकर सवाई ईश्वरी सिंह जो था इसने आत्महत्या कर ली थी। चलिए बहुत बढ़िया, आपन ने बहुत अच्छी डिटेल्स जान लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील, मानव निर्मित झील जो मीठे पानी की झील है, तो यहाँ जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ सही जवाब होगा जयसमंद। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, ये अधिकतर को आता है। चलिए राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी हो गई? ये हो गई जयसमंद। ठीक है, तो देखिए पिछोला, जयसमंद और फतेह सागर ये तीनों कहाँ हैं? ये तीनों है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में है। चलिए बहुत बढ़िया। राजसमंद झील ये कहाँ है? राजसमंद जिले में है। और ये एक सवाल कल अपन ने कल की क्विज में था कि कौन सा ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय उस जिले के नाम से नहीं है? तो राजसमंद जिला है जिसका जिला मुख्यालय उस नाम से नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको चलिए आज बता ही देते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला सवाल है कि ये जिला मुख्यालय, जैसे सीकर का जिला मुख्यालय सीकर में ही तो है, सीकर के नाम पर ही तो है, लेकिन राजसमंद का जो जिला मुख्यालय है वो राजसमंद के नाम पर नहीं है या राजसमंद में नहीं है। अच्छा तो सर ये तो सबसे बड़ी समस्या हो गई, कहाँ है फिर ये तो बता दीजिए, कहीं मिला ही नहीं। तो ये देखिए कांकरोली, कहाँ है? कांकरोली। तो राजसमंद का यदि जिला मुख्यालय पर आपको जाना है, यदि आप सीकर के जिला मुख्यालय में जाते हो तो आप धौत थोड़ी जाते हो, आप लक्ष्मणगढ़ थोड़ी जाते हो, कहाँ जाते हो? सीकर ही जाते हो। लेकिन राजसमंद का यदि जिला मुख्यालय पर आपको जाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कांकरोली जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कांकरोली राजसमंद का जिला मुख्यालय है। ठीक है, और इसी राजसमंद के बारे में आपको पता है राजसमंद झील, है ना, जो एकमात्र ऐसी झील जो जिले के नाम पर ही उस झील का नाम पड़ा है, तो कौन सी? राजसमंद झील। राजसमंद झील
की नींव किस माता ने रखी थी? घेवर माता ने रखी थी। राजसमंद झील की पाल पर राजसमंद झील है, इसके किनारे नौचौकी की पाल है, जिस पर क्या है? जिस पर 25 शिलालेख में राज प्रशस्ति लिखी हुई है, जो रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखी गई थी। इसे विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कहा जाता है। पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा है, आपको पता है। महाराणा लाखा के समय पिच्छू नामक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो चलिए बहुत सारी डिटेल्स अपने जान ली है, बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक किसी ने भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके समक्ष आ सके। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर डालिए ताकि अपना जो स्टडी को परिवार है ये और ज़्यादा बड़ा हो सके। ठीक है, तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए क्योंकि स्टडी कोप की जो पावर है वो आप में ही निहित है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को थैंक यू, अभी के लिए सभी को धन्यवाद, गुड नाइट, मिलते हैं कल की क्लास में।